हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली युआंगफिन को जान से मारने के बाद अगली बारी यहाँ जायंट डीमन ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर की थी, जिसे मारने के लिए वोंगलिंग ट्रोल क्लैन आ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रोल क्लैन के एल्डर्स ने तो कसम खा रखी थी कि वो अपने एंसेस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि चीहू ने भी वोंगलिंग के साथ चालाकी करते हुए यहाँ उसे ट्रैप करके मारने की कोशिश करी, क्योंकि वो भी अपने एंसेस्टर को बचाना चाहता था। क्योंकि एक बार अगर उसका एंसेस्टर मारा गया तो उसका पूरा की पूरा ट्रोल क्लैन बर्बाद हो जाएगा और वो यंग मास्टर होने के नाते अपने क्लैन को बचाना चाहता है। वोंगलिंग को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो चीहू से कहता है कि हम दोनों का हिसाब एक दूसरे के साथ बराबर हो गया। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों का कल्टीवेशन कम कर देता है। ये वोंगलिंग की तरफ से जायंट डीमन ट्रोल क्लैन की सजा थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर के साथ लिनसुआन ने चालाकी करते हुए उसकी लोकेशन वोंगलिंग को बता दी, जिसके साथ फाइट करते हुए वोंगलिंग उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। वोंगलिंग ने यहाँ पर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग की कॉपी का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही सारा पावरफुल ट्रेजर था। वोंगलिंग ने इसी की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ट्रोल एंसेस्टर की बॉडी को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से ट्रोल एंसेस्टर खुद को मारने के साथ साथ अपनी इनेट डिवाइन एबिलिटी भी एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो वोंगलिंग को टेलीपोर्ट करके स्पेस में कहीं दूर छोड़ दे, जहां से वोंगलिंग कभी भी वापस ना आ पाए। मगर दूसरी तरफ वोंगलिंग ने तो पहले से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रखा था। वो ट्रोल एंसेस्टर को मारने के साथ साथ अपनी मनपसंद स्पेस वाली जगह में टेलीपोर्ट होकर चला गया, जहां से वो आसानी के साथ वापस आ जाए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ स्पेस में मौजूद वोंगलिंग के स्टार कंपास से शुरू होती है, जहाँ वोंगलिंग ट्रोल एंसेस्टर का स्टोरेज बैग भी अपने साथ ले आया था। जिस स्टोरेज बैग को ओपन करके वोंगलिंग को तो उसके अंदर कई सारे ट्रेजर मिले, इवन कि वहाँ पर एंशिएंट गॉड का थोड़ा सा ब्लड भी था। ये देखकर वोंगलिंग हैरान होते हुए कहता है कि मेरी बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट गॉड टेक्निक को परफॉर्म करती है, जिसकी कई सारी लिमिटेशन है। लेकिन अगर मैंने इस ब्लड का इस्तेमाल किया तो इस तरह से तो मैं अपने एंशिएंट गॉड की डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल कर पाऊंगा। पर ये सब कहने के बाद वोंगलिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि वैसे ट्रोल एंसेस्टर को आखिर ये ट्रेजर मिला कहां से होगा, आखिर इन लोगों का जायंट डीमन क्लैन से क्या कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर वोंगलिंग अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक उसे किसी की हंसी सुनाई थी, जो कि एक ट्रेजर के अंदर से आ रही थी। उस ट्रेजर का नाम धर्मा व्हील था। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस ट्रेजर के अंदर से एक रिमेनेंट सोल निकलकर बाहर आ जाती है, जो कि एक बहुत ही सारा खूबसूरत लड़की थी और उसके पास लस्टफुल डोमेन था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। यहाँ पर उस लड़की ने इसी लस्टफुल डोमेन का इस्तेमाल करते हुए वोंगलिंग को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी, मगर वोंगलिंग पर कोई भी चार्म इफेक्ट इतनी आसानी के साथ असर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सख्त लोंडा है। इसलिए जैसे ही वो लड़की यहाँ वोंगलिंग के पास आई, तभी अचानक वोंगलिंग ने उसे गर्दन से पकड़ लिया, जिस पर वो लड़की माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा नाम मीजी है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिमेनेंट सोल हूं जो कि इस धर्मा व्हील में पिछले कई सौ साल से कैद है। ये सब सुनकर वोंगलिंग अपने मन में कहता है कि ये रिमेनेंट सोल किसी बहुत ही सारा पावरफुल सोल मास्टर की लगती है। वो जो भी होगी यकीनन उस सीनियर का कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये लड़की उसकी डिवाइन सोल का बस एक मामूली सा टुकड़ा है, जिसके पास लस्टफुल चार्म वाला डोमेन भी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इस रिमेनेंट सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो बाकी के डिवाइन सोल का अट्रैक्शन भी मेरी तरफ आ जाएगा, और फिलहाल मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे लिए जरूरी है मिस लिमुआन की जान बचाना। इन्हीं सब चीजों की वजह से हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने फिलहाल के लिए मिस मीची को माफ करके वापस से धर्मा व्हील में कैद करते हुए अपने पास रख लिया। इसके बाद वो वापस से सुजाकू प्लेनेट में ज़ूरू के पास जाने के लिए रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ शैतान ज़ूरू पर आ जाता है, जो कि अभी भी अपने व्हाइट टाइगर ज़ाओबाई के साथ मिलकर यहाँ एक बियर को परेशान कर रही थी। वो बेचारा भालू तो ज़ाओरू की शैतानियों से तंग आकर उसी पर हमला कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओबाई ने यहाँ पर ज़ाओरू की जान बचा ली थी। तब तक यहाँ पर मास्टर टाइयान भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ज़ाओरू ने तो उस भालू को अपना गुलाम बना लिया था और वो उस पर बैठकर सवारी कर रही थी। ये सब कुछ ज़ाओबाई की वजह से। साथ ही सर वो खुश होते हुए कह रही थी कि ग्रैंडपा टियान देखो मेरी नई सवारी, जो सुनकर मास्टर टाइयान भी मुस्कुराते हुए ज़ाओरू से कहता है कि जब सेक मास्टर वापस आ जाए तो उसे ये सवारी जरूर दिखाना। जो सुनकर तो ज़ाओरू का चेहरा उतर गया था। वो यहाँ पर जवाब देते हुए कहती है कि मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं तो उन्हें पूरी तरीके से भूल चुकी हूँ, क्योंकि वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। वो एक नंबर के झूठे हैं। मिस ज़ाओरू अभी इसी तरह की शिकायतें लगा ही रही थी कि तभी अचानक मास्टर टाइयान ने महसूस किया कि कोई उनके फॉर्मेशन के अंदर घुस आया। इसीलिए वो पलटकर सवाल करते हुए कहता है कि कौन है वहां पर। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस ज़ाओरू के हाथ में ग्रीन बेल ने बजना शुरू कर दिया, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वोंगलिंग ने उसे याद किया, और वो जैसे ही पलटकर देखती है तो हवा में वोंगलिंग मौजूद था। वोंगलिंग को वापस आता वो देखकर ज़ाओरू तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो खुश होते हुए कहती है कि अंकल वोंगलिंग आखिरकार आप वापस आ गए। और ये कहते हुए ज़ाओरू तेजी के साथ भागते हुए यहाँ वोंगलिंग को गले लगाने आ ही रही थी, लेकिन गले लगाने से पहले अचानक से वो रुककर चारों तरफ देखने
लगती है, जहाँ उसे वॉन्गलिंग के अलावा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो वॉन्गलिंग से सवाल करते हुए कहती है कि अंकल वॉन्गलिंग, मेरा बड़ा वाला टाइगर कहाँ पर है। जो सुनकर वॉन्गलिंग तो हैरान हो गया था, लेकिन मास्टर टाइयान धीरे से वॉन्गलिंग के पास आते हुए कहता है कि मास्टर, जब आप यहाँ से जा रहे थे तो आपने ज़ारू से वादा किया था कि वापस आने के बाद आप उससे एक और भी बड़ा टाइगर लाकर दोगे। जो सुनकर तो वॉन्गलिंग यहाँ मिस ज़ारू से माफी मांगने लगता है कि मैं भूल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ारू भी मुंह फुलाकर नाराज हो जाती है। इस पर वॉन्गलिंग ज़ारू से कहता है कि नाराज मत हो, बड़ा सा टाइगर पकड़ने के लिए मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। जो सुनकर ज़ारू सवाल करते हुए कहती है कि क्या आप सच कह रही है। इस पर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुनकर ज़ारू ने एक बार फिर से किलकिलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वॉन्गलिंग अपने स्टार कंपास पर ज़ारू और ज़्याओबाई को लेकर एक और प्लेनेट की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने ली युआंगफिंग और साथ ही साथ ट्रोल एंसेस्टर को जान से मार डाला है, जिसकी वजह से कई सारी अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगी। और फिलहाल के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम मिस ली मुआन की जान बचाना है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में इंटरफियर करे, वरना मिस ली मुआन की जान खतरे में आ जाएगी। एक बार मैं मिस ली मुआन को बचा लूं, उसके बाद मैं वापस से सुजाकू प्लेनेट पर आ जाऊंगा। यहाँ पर यही सब सोचते हुए वॉन्गलिंग अपने स्टार कंपास को लेकर सफर करता जा रहा था। तभी अचानक थोड़ी देर बाद ज़ारू वॉन्गलिंग से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर वो बिग टाइगर है कहाँ पर। जो सुनकर वॉन्गलिंग अपने सामने मौजूद एक प्लेनेट की तरफ इशारा करता है, जिसे मून स्टार के नाम से जाना जाता था। और ये पूरा की पूरा प्लेनेट सुनसान है, जो कि वॉन्गलिंग और ज़ारू के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा बेस्ट लोकेशन होगी। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ आने के बाद वॉन्गलिंग अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पहाड़ी में एक केव बनाने लगा, जो कि काफी खूबसूरती और बारीकी के साथ यहाँ ज़ारू की आंखों के सामने कार्व हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो सरप्राइज होकर वॉन्गलिंग से सवाल करते हुए कहती है कि अंकल वॉन्गलिंग, क्या ये हमारा नया घर है। जिस पर वॉन्गलिंग भी हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर तो ज़ारू खुशी खुशी अपने ज़्याओबाई के साथ मिलकर तीसी के साथ अपने नए घर को देखने के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने भी अपने पास से फौरन जेट पगोडा टावर निकाल लिया था, जो कि अपने डिफेंस फॉर्मेशन को बनाते हुए चारों तरफ फैला देता है, यानी कि कई मील दूरी तक कोई भी यहाँ इन्हें परेशान नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने फौरन से अपनी मेन बॉडी भी बाहर की तरफ निकाल ली, जो कि तीसी के साथ जमीन में चली जाती है, ताकि वो कल्टीवेट करके खुद को ताकतवर कर सके। क्योंकि यहाँ वॉन्गलिंग अपने मन में कह रहा था कि जब ज़ारू 18 साल की हो जाएगी तो मिस ली मुआन की नैंसी सोल दोबारा से ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ मिस ली मुआन को अपनी सारी की सारी पुरानी मेमोरीज भी याद आ जाएगी। मगर यही टाइम होगा जब हेवन दोबारा से मिस ली मुआन को लेने के लिए हमला करेगा। मेरे पास तैयार होने के लिए 6 साल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ारू भी यहाँ पर काफी जरा एंजॉय कर रही थी, जहाँ वो ज़्याओबाई के साथ सारा के सारा दिन खेलती रहती है। साथ ही साथ वॉन्गलिंग ने भी अपना वादा पूरा कर लिया था। वो ज़्याओबाई से भी बड़ा टाइगर यहाँ ज़ारू को लाकर दे देता है, जिसे हासिल करके तो ज़ारू पहले से भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसी तरह से समय गुजरता रहा। वॉन्गलिंग भी मिस ली मुआन को याद करते हुए कहता है कि ली मुआन, अब ज्यादा समय नहीं बचा, जल्दी तुम्हारी सारी मेमोरीज तुम्हें वापस मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वॉन्गलिंग अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। साथ ही साथ वो याद करता है कि पिछली बार उसने बहुत सारे फॉर्मेशन के लेयर्स बिछाए हुए थे ताकि वो हेवन को रोक सके, लेकिन उन फॉर्मेशन लेयर्स को तोड़ने के लिए तो हेवन को सिर्फ 1 सेकंड लगा। मेरे लिए अकेले हेवन को रोकना तो पूरी तरीके से नामुमकिन था, इसलिए मजबूरन मुझे अपनी मेन बॉडी की एंशिएंट गॉड पावर पर डिपेंड होना पड़ा। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी मुझे बहुत ही मुश्किल आई थी। ली मुआन के लिए मैं बस सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त निकाल पाया। मैं जानता हूँ कि अगली बार हेवन मेरी मेन बॉडी की एंशिएंट गॉड पावर्स के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर आएगा, इसलिए मुझे भी हेवन को रोकने के लिए कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। यहाँ वॉन्गलिंग के यह सब कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह से कल्टीवेशन करता रहा और देखते ही देखते कई साल गुजर गए। मैं ज़ारू बड़ी होकर अब पूरे 16 साल की हो चुकी थी। अब जब मिस ज़ारू बड़ी हो चुकी थी तो हम देखते हैं कि जब भी वो सोती उसे ख्वाबों में मिस ली मुआन देखने को मिलती, जिसे ज़ारू पहचान नहीं पाती और वो डर के मारे कहती है कि तुम कौन हो। मगर ये सब ज़ारू के लिए किसी भयानक सपने की तरह था, क्योंकि जब जब मिस ली मुआन उस बर्फ से आजाद होती तब तब ज़ारू पानी में डूब जाती। वॉन्गलिंग में ज़ारू को एक दिन सोते हुए इस तरह से परेशान देखकर फनोन उसे जगाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर जागते हुए ज़ारू जवाब देकर कहती है कि अंकल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काफी जरा अजीब फील कर रही हूँ। जो सुनकर वॉन्गलिंग हैरानगी के साथ सवाल करते हुए कहता है कि इसका क्या मतलब। ज़ारू जवाब देते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर कोई और भी मौजूद है। ये सुनकर तो वॉन्गलिंग को एक बहुत बड़ा झटका लगा। साथ ही साथ ज़ारू बता रही थी कि मुझे पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। मैं अपने ख्वाबों में एक लड़की को देख पा रही हूँ और जब जब वो लड़की नींद से जागती है तब तब मैं गायब होने लगती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि कोई और मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। ये सब सुनकर तो वॉन्गलिंग काफी जरा हैरान था और वो ज़ारू की सोल सी के अंदर
देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर वॉन्गलिंग को 2 सोल्स दिखाई दे रहे थे। एक सोल जाओरू की थी और एक मिस लिमुआन की, जो देखकर तो वॉन्गलिंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब मैं मिस लिमुआन की सोल को उस प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में डाल रहा था। तो मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि उस बच्चे की बॉडी में ऑलरेडी कॉन्शियसनेस आ चुकी है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मिस लिमुआन की सोल जैसे जैसे जागने की कोशिश करेगी वो जाओरू की सोल को पूरी तरीके से डिवोर करके खत्म कर देगी। और अगर मैंने मिस लिमुआन की सोल को जाओरू की बॉडी से निकाल दिया तो मैंने इतने सालों तक जो मेहनत की है वो सब के सब वेस्ट हो जाएगी। ये सब सोचकर तो वॉन्गलिंग भी परेशान हो गया। वो अपने सामने रोती हुई जाओरू को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मुझे इस बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन अब तक वॉन्गलिंग को जाओरू से भी थोड़ा बहुत लगाव हो चुका था और वो जाओरू की इस तरह से कुर्बानी नहीं देना चाहता। इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग फौरन से अपने हेवनली पल के अंदर आ जाता है, जहाँ आकर बैठते हुए वॉन्गलिंग के पास अब तक इस प्रॉब्लम के हवाले से जितने भी जेड पेडेंट थे वो सारे के सारे बाहर निकालते हुए वॉन्गलिंग ने बारी बारी करके पढ़ना शुरू कर दिए थे। ये प्रोसेस काफी सारा लंबा था। वॉन्गलिंग लगातार इसी तरह रिसर्च करता रहता है, जबकि बाहर की तरफ जाओरू वॉन्गलिंग का इंतजार करती रही, क्योंकि वॉन्गलिंग उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी तरह कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार वॉन्गलिंग को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, जिसे हासिल करने के बाद वॉन्गलिंग फौरन अपने हेवनली पल से निकलकर बाहर आ गया। बाहर की तरफ जाओरू जो कि वॉन्गलिंग का इंतजार कर रही थी, वो वॉन्गलिंग को देखकर कहती है कि अंकल वॉन्गलिंग, आखिर आप इतने दिनों से कहां पर चले गए थे। इस पर वॉन्गलिंग जाओरू को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो जाओरू से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, इस वक्त तुम्हारी बॉडी में कोई और भी है जिसका नाम मिस लिमुआन है। ये सुनकर तो जाओरू भी सरप्राइज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने मिस लिमुआन के बारे में जाओरू को बताना शुरू कर दिया। ये सब जानने के बाद जाओरू वॉन्गलिंग से कहती है, तो इसका मतलब कि मिस लिमुआन आपकी लवर है। वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि वो तुम ही हो। मैं हमेशा से यही सोचता रहा कि 18 साल बाद तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएगी, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम अलग हो और लिमुआन अलग है। ये सब सुनकर जाओरू काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जो कि तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ कि लिमुआन के जागने से पहले मैं तुम्हारी सोल को सील कर दूं। ऐसा करने की वजह से मिस लिमुआन तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लेगी और वो इस बॉडी की नई मालिक बन जाएगी, जबकि उस दौरान तुम डीप स्लीप में होगी। जब एक बार सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर बॉडी ढूंढ लूंगा। ये सुनकर जाओरू को बेशक बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो खड़ी होकर वॉन्गलिंग से कहती है कि अंकल वॉन्गलिंग, मैंने हमेशा आपको अपनी फैमिली की तरह माना है। मैं उस लड़की का चेहरा अपने ख्वाबों में सही से देख तो नहीं पाती, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं बड़ी होकर उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। ये सुनकर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग भी जवाब देते हुए कहता है कि यकीनन एक दिन तुम बड़ी होकर उन्हीं की तरह बनोगी, लेकिन अभी के लिए तुम काफी ज्यादा थक चुकी होगी, तो जाकर आराम करो। ये कहते हुए वॉन्गलिंग टेलीपोर्ट होकर वहां से चला जाता है। मिस जाओरू तो उदास थी, लेकिन दूसरी तरफ वॉन्गलिंग को भी काफी बुरा महसूस हो रहा था। वो खुद को बस इसी बात से तसल्ली दे रहा था कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट सोल्यूशन है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी अच्छा सोल्यूशन नहीं। लिमुआन, इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। अगर मेरी जगह यहाँ पर तुम होती तो तुम क्या डिसीजन लेती। वॉन्गलिंग मिस लिमुआन को याद करते हुए यहाँ पर ये सारी बातें कह रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस जाओरू पर आ गया, जो कि अपने व्हाइट टाइगर ज़्याओबाई के साथ बैठी हुई थी और वो साथ ही साथ बातें करते हुए कह रही थी कि वैसे भी ये सिर्फ एक मामूली फिजिकल बॉडी ही तो है। क्या होगा अगर मैं कुछ सालों के लिए डीप स्लीप में चली जाऊँ, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। वैसे भी अंकल वॉन्गलिंग ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे इससे भी बेहतर बॉडी लाकर दे देंगे, ये अच्छी डील है। ज़्याओबाई देख पा रहा था कि जाओरू ये सब कुछ मन से नहीं कह रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओरू भी ज़्याओबाई से कहती है कि तुम फिक्र मत करना, मैं जाने से पहले अंकल से जरूर कह दूंगी कि वो तुम्हें वापस से जाकर पहाड़ों में छोड़ आए, और हो सके तो ज़्याओबाई मुझे जरा मिस मत करना। ये सब कहते हुए जाओरू उदासी के साथ सो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओबाई को अब काफी जरा बुरा महसूस हो रहा था। वो वॉन्गलिंग के खिलाफ जाकर जाओरू को बचाने का फैसला करता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो रात के अंधेरे में एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया, जिस प्रोसेस में उसे काफी सारा चोटें भी लग चुकी थी, और आखिरकार वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हुए एक शैटर यिन यांग फ्रूट के पास पहुंच जाता है, जो किसी भी सेकंड सोल को आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। अगर जाओरू ने इस फ्रूट को खा लिया तो मिस लिमुआन की सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ज़्याओबाई इस फ्रूट को लाते हुए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। दूसरी तरफ जाओरू ज़्याओबाई को इस कंडीशन में देखकर कहती है कि आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी, तुम ठीक तो होना। लेकिन ज़्याओबाई को अपनी परवाह नहीं थी, बल्कि वो अपने मुंह से यहाँ उस सोल शैटरिंग यिन यांग फ्रूट को निकालते हुए यहाँ जाओरू के हवाले कर चुका था, जिसे इशारा करते हुए ज़्याओबाई यही कहता है कि इसे खा लो। दूसरी तरफ जाओरू भी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम ये फ्रूट मुझे खाने के लिए क्यों देना चाहते हो। तभी वॉन्गलिंग भी यहाँ पर पहुंच गया, जो कि जवाब देते हुए कहता है ताकि मिस लिमुआन की सोल डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पर वॉन्गलिंग को अचानक से आता हुआ देखकर ज़्याओबाई तो जाओरू को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से गुर्राना शुरू कर चुका, मगर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस फ्रूट को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो मिस लिमुआन को किसी भी हाल में नहीं खो सकता। और साथ ही
साथ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने अपने हाथ में कुछ एनर्जी भी इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ वो कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा लॉयल व्हाइट टाइगर हो। ज़ाओरू ये देखकर घबराते हुए ज़ियाओबाई के सामने आते हुए कहती है कि प्लीज अंकल वॉन्गलिंग, ज़ियाओबाई को कुछ मत करना, उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग तो वैसे भी ज़ियाओबाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि हम देखते हैं कि उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ज़ियाओबाई के सारे जख्म रिकवर कर दिए ताकि वो ठीक हो सके। और ये सब करने के बाद वॉन्गलिंग यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक ज़ाओरू पीछे से आवाज देते हुए कहती है कि अंकल वॉन्गलिंग, आप बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं जानती हूँ कि वक्त आने पर मुझे क्या करना है, मैं बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे। जैसे जैसे मिस लिमुआन की सोल के जागने का वक्त करीब आ रहा था तो मिस ज़ाओरू की नींद भी लगातार बढ़ती रही। वो कई दिन तक अक्सर सोया करती थी। वॉन्गलिंग में ज़ाओरू की ऐसी कंडीशन देखकर काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। वो उल्टा हेमन से फाइट करने के लिए खुद को तैयार भी कर रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने सारे के सारे ट्रेजर्स बाहर निकाल लिए थे और इन्हें देखते हुए वो कहता है कि इनका इस्तेमाल करते हुए क्या मैं हेवन के साथ फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि बेशक ये मैजिकल ट्रेजर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर साथ ही साथ इन सब के सब ट्रेजर में कोई ना कोई खामी भी है। और हेवन वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो इसका अंजाम यही होगा कि मैं मिस लिमुआन को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा, जो गलती मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वॉन्गलिंग कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं हारूंगा। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि अगले दिन से ही वॉन्गलिंग ने यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस बैरियर्स बनाना शुरू कर दिए थे ताकि वो इस जगह को ज्यादा से ज्यादा महफूज बना सके। इवन की वॉन्गलिंग की मेन बॉडी भी ज्यादा तेजी के साथ लगातार कल्टीवेशन परफॉर्म कर रही थी। अब इसी तरह करते करते 2 साल और भी गुजर चुके थे। मिस ज़ाओरू आखिरकार 18 साल की हो गई और वॉन्गलिंग भी लगभग खुद को तैयार कर चुका था। बस सिर्फ 1-2 दिन ही बचे थे मिस ज़ाओरू के सो जाने के और मिस लिमुआन के जाग जाने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि मिस ज़ाओरू यहाँ पर बेल बजाते हुए वॉन्गलिंग के पास आकर कहती है कि अंकल वॉन्गलिंग, इस बेल को मेरे लिए संभाल कर रखना, क्योंकि जागने के बाद आपको ये बेल मुझे वापस करनी होगी। ये सुनकर वॉन्गलिंग वो बेल लेते हुए कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जरूर इससे भी बेहतर बॉडी ढूंढ लूंगा। जो सुनकर मिस ज़ाओरू जवाब देते हुए कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो जाते हुए वॉन्गलिंग से कहती है कि वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपनी और मिस लिमुआन की लव स्टोरी सुनाओगी कि आखिर आप दोनों की मुलाकात कैसी हुई और आप दोनों में प्यार कब हुआ। ये सुनकर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हम दोनों की मुलाकात पहली दफा तो मिस अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई थी। उसे लग रहा था कि मैं कोई चोर हूँ, लेकिन अगली बार जब हम दोनों की मुलाकात हुई तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी थी, जिससे मैंने उसे बचा लिया था, क्योंकि वो इस काम के लिए मुझे एक पिल देने वाली थी। तब के टाइम पर मैं एक मामूली फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का वॉरियर था। मिस लिमुआन को बचाते बचाते मैं गलती से उसे सी ऑफ डेविल ले गया था, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम लोगों का सामना वहाँ पर कई तरह के खतरों से हुआ। ये पहली बार था जब मिस लिमुआन ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी और मुझे महफूज रखने की वजह से ही मैं अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाया, जिसके बाद से ही हम लोगों की कहानी शुरू हो गई। अगर सच कहूँ तो अपने माँ बाप के बाद मिस लिमुआन ही वो इंसान है जिसको मैं हमेशा अपनी जिंदगी भर प्रोटेक्ट करना चाहता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए मैं दुनिया के दूसरे कोने में जा चुका था। इस सफर में मुझे काफी समय लग गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ज़ाओरू तो वॉन्गलिंग की कहानी सुनते सुनते ही सो गई, मगर वॉन्गलिंग अभी भी कहानी सुनाते हुए कह रहा था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम लोगों की मुलाकात एक बार फिर से यूनटियान सेक्ट में हुई। मुझे लगा था कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, इवन कि हम दोनों ने तो एक दूसरे के साथ बूढ़े होने की कस्में तक खा ली थी। लेकिन किस्मत बहुत ही ज्यादा जालिम और कमीनी चीज है, वो कभी भी दो प्यार करने वालों को एक साथ होने नहीं देती। जब मैं वापस आया तो मुझे मालूम हुआ कि मिस लिमुआन की जिंदगी पूरी हो चुकी है, मैं उसे बचा भी नहीं पाया। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना डाउ हार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए तुम्हें हर्टलेस होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने प्यार को वापस चाहता हूँ। मिस लिमुआन, तुम्हें वापस आना होगा। यहाँ पर जब वॉन्गलिंग इसी तरह की बातें कर रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओरू की सोल डीप स्लीप में जा चुकी थी और तभी अचानक मिस लिमुआन की सोल दोबारा से अवेकन हो जाती है। जब ज़ाओरू ने आंखें खोली तो वॉन्गलिंग हैरानगी के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि लिमुआन। मिस लिमुआन भी सामने की तरफ मौजूद वॉन्गलिंग का नाम लेती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ के मौसम ने बदलना शुरू कर दिया, जो देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि मिस लिमुआन को लेने के लिए हेवन वापस आ चुका है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस लिमुआन वॉन्गलिंग से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है और कल के दिन मैं आप लोगों के लिए रेनिगेड इमोर्टल की मूवी भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा।